हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द लिटरेरी गाय। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एडवर्ड एल्बर्ट का जो इंग्लिश लिटरेचर का जो बुक है उसको मैं चैप्टर बाय चैप्टर कराऊंगा। तो देखिए, मैंने एलिजाबेथन एज जो है इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पोइट्री सेक्शन जो कि अपलोड हो चुका है, एंड देन ये वाला है ड्रामा सेक्शन, जिसमें हम एलिजाबेथन एज का जो ड्रामा है, प्लेज है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना जो एडवर्ड एल्बर्ट का जो बुक है वो अपने सामने रखिएगा प्लीज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो एलिजाबेथन एज इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ ड्रामा, गोल्डन एज फॉर प्ले हाउस। मतलब इस एज में इट इज कॉल्ड द गोल्डन एज। और आप लोगों को पता है कि किसी एज को गोल्डन एज तभी कहा जाता है जब उस एज में उस एक चीज के लिए बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। तो इंग्लिश थिएटर इन जनरल और ओवरऑल इस एज में बहुत ज्यादा डेवलप हुआ था। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि इंग्लिश ड्रामा डेवलप होने के पीछे 2 कारण थी। एक था फॉरेन इन्फ्लुएंस, फॉरेन इन्फ्लुएंस, और एक था नेटिव ग्रोथ। तो ये नेटिव ग्रोथ और फॉरेन इन्फ्लुएंस को घुल मिलकर इंग्लिश ड्रामा का डेवलपमेंट हुआ। सो पहले हम लोग प्री शेक्सपियरियन जो ड्रामा है उसको हम लोग देखेंगे, फिर शेक्सपियर को देखेंगे, उसके बाद पोस्ट शेक्सपियरियन ड्रामा को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। So the influence of Seneca. In the last chapter, we gave a summary of the rise of English drama from the liturgical plays to the earliest Tudor time. तो यहाँ पर एल्बर्ट कह रहे हैं कि जो सेनेका का जो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, रोमन सेनेका थे रोमन ट्रेजेडी राइटर, रोमन ट्रेजेडी राइटर। तो सेनेका के इन्फ्लुएंस में ही हमारा जो पहला मतलब रेगुलर ट्रेजेडी था वो लिखा गया था, वो था पेरेक्स एंड फोरेक्स और गोरबोडक। तो गोरबोडक जो प्ले था वो हमारा फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी था, और उसके बिहाइंड में जो इन्फ्लुएंस काम कर रहा था वो था सेनेकियन ट्रेजेडी। और सेनेका का जो ट्रेजेडी होता था वो एक तरह से जो रिवेंज ट्रेजेडी होता था वैसा वाला होता था। तो एल्बर्ट यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इन्फ्लुएंस ऑफ सेनेका था वो बहुत ज्यादा था, एंड इन्फ्लुएंस ऑफ लिटर्जिकल प्ले जो कि चर्च में होता था, लिटर्जी के एक फेस्टिवल होता था उसमें होता था। लेकिन अर्लियर जो ट्यूडर टाइम, ट्यूडर मतलब एक हाउस ऑफ ट्यूडर होता है जिसमें इंग्लैंड को रूल किया था, जैसे कि हेनरी द एट, हेनरी द सेवेंथ, एलिजाबेथ, मैरी ट्यूडर। तो ये जो लोग हैं पॉलिटिकल किंग और क्वीन, इस हाउस को ट्यूडर हाउस कहा जाता है। क्योंकि आप लोगों को वार ऑफ द रोजेस पता ही होगा, वार ऑफ द रोजेस। तो वार ऑफ द रोजेस में हाउस ऑफ यॉर्क, सॉरी हाउस ऑफ यॉर्क प्लस हाउस ऑफ लैंकाशियर, इस दोनों हाउस के बीच में झगड़ा हो गया था कि कौन इंग्लैंड के थ्रोन में बैठेगा। लेकिन बाद में हेनरी द सिक्स्थ ने इन दोनों हाउस को ज्वाइन किया और एक नया हाउस बनाया जिसका नाम था ट्यूडर, ट्यूडर हाउस। और ट्यूडर हाउस में हेनरी द सेवेंथ, हेनरी द एट, जिसके बारे में मैंने पहले लेक्चर में बात किया था, फिर एलिजाबेथ द फर्स्ट, देन वहां पर जो स्टुअर्ट है, मतलब जेम्स द फर्स्ट आते हैं। तो वैसे ही चलता रहता है, वो तो पॉलिटिकल हिस्ट्री है। लेकिन बट इंग्लिश ट्रेजेडी एट एनी रेट वाज नॉट डेवलप फ्रॉम द मिराकल प्ले। सो ये एल्बर्ट कह रहे हैं कि इंग्लिश ट्रेजेडी मिराकल प्ले से डेवलप नहीं हुआ था, बट फ्रॉम द क्लासिकल मॉडल ऑफ सेनेका। जितना सेनेका से इन्फ्लुएंस हुआ था उतना, मतलब मिराकल, मिस्ट्री और मोरालिटीज, इससे उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था। द लैटिन ड्रामाटिस्ट ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी AD, writing of sophisticated aristocratic audience, had produced tragedies notable for the horror, which filled them for their exaggerated character and drawing. Their violently rhetorical language, जो तो फीचर्स था, वो फीचर्स, ये सब फीचर्स था कि exaggerated character drawing, their violently rhetorical language, मतलब जो लैंग्वेज था वो बहुत ही रेटोरिकल ऑर्नामेंटेड लैंग्वेज था, विथ इमोशनल हाइपरबोल। हाइपरबोल एक फिगर ऑफ स्पीच है, तो ड्रामा में हाइपरबोल बहुत ही ज्यादा यूज होता है। जैसे कि हेमलेट बोल रहा है कि अगर ओफेलिया का 100 भाई भी आता है तो उससे मैं लड़ लूंगा, इस तरह का मतलब
ज्यादा, हिंदी में जिसको बकलोली कहते हैं उसको अंग्रेजी में हाइपरबोल कहते हैं। वेल्थ ऑफ एपिग्राम, एपिग्रामेटिक सेंटेंस भी होता है। हिज इन्फ्लुएंस वाज फर्स्ट फील्ड इन द लैटिन प्लेस ऑफ द यूनिवर्सिटीज स्पेशली कैम्ब्रिज। सो जो सेनेका का जो इन्फ्लुएंस है वो सबसे पहले फील हुआ जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे स्टूडेंट, जिसको हम यूनिवर्सिटी विट्स भी कहेंगे जब हम यूनिवर्सिटी विट्स में एंटर करेंगे तब। तो यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ते थे जैसे कि मार्लो, थॉमस किड, देन थॉमस लिली, सो ये जो लोग थे, थॉमस नैश, तो इन लोगों के ऊपर सेनेका का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हुआ था। एंड ही हैड द फर्स्ट क्लासिकल ड्रामाटिस्ट टू हैव ऑल हिज वर्क ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। एंड वो एक पहले क्लासिकल ड्रामाटिस्ट थे जिनका सभी काम इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ था बाय द इंस ऑफ कोर्ट एंड फ्रॉम यूनिवर्सिटीज बाय द इंस ऑफ कोर्ट। एक बार जैसा होता है जहां पर बैरिस्टर की पढ़ाई होती है, लॉ कॉलेज कह सकते हो आप। सो ये जो यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट पढ़ते थे वो थे मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉर्ज पेल, जॉर्ज ग्रीन studied in the university, then influence was strong. Gorboduc, the first English play in Senecan form। और सेनेका का और भी एक फीचर्स ये है कि सेनेका का जो ट्रेजेडी था और जब प्ले था वो ग्रीक से बहुत ज्यादा अलग था। मतलब ग्रीक जो प्ले था उससे बहुत ज्यादा अलग था। कैसे कि ग्रीक जो प्ले था वो प्लेज में एक्ट एंड सीन डिवीजन नहीं होता था, लेकिन सेनेका के प्लेज में एक्ट एंड सीन डिवीजन फिर से इंट्रोड्यूस होता है। और एक्ट्स और सीन डिवीजन के आने के बाद जो प्लेयर्स होते हैं और जो एक्टर्स होते हैं उनको टाइम मिल जाता था कि हम लोग कपड़े वपड़े चेंज कर आते हैं, फिर सेटिंग को चेंज करना पड़ता है, तो इससे एक्टर का ही मतलब सुविधा होता है, एडवांटेज होता है। देन मोस्ट सेनेकन प्लेज वाज किड्स द स्पेनिश ट्रेजेडी, ये भी सेनेका के मॉडल में लिखा गया था। फिर डेनियल्स क्लियोपेट्रा, फैटोटस with Kidd began the tradition of revenge plays। किड ने, थॉमस किड ने रिवेंज प्ले का भी जो एक नया जॉनरा था उसको मतलब इंग्लैंड में शुरू किया था। देन शेक्सपियर्स हेमलेट, देन एलिजाबेथन ऑफ जैकोबियन ड्रामाटिस्ट लाइक वेबस्टर, डचेस ऑफ मल्फी, टर्नर, मर्स्टन, अदर शेक्सपियरियन प्लेज शोइंग स्ट्रॉन्ग सेनेकियन इन्फ्लुएंस द रिचर्ड थर्ड एंड मैकबेथ। सो ये सब प्ले था जिसमें हम लोगों को सेनेका का जो इन्फ्लुएंस है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, उसमें हमें दिखता है। चलिए नेक्स्ट पेज। सो देखिए इस पेज में द यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में कहा गया है। तो देखिए हु आर द यूनिवर्सिटी विट्स। तो देखिए यूनिवर्सिटी विट्स मतलब इंग्लैंड में दो यूनिवर्सिटी थे, एक ऑक्सफोर्ड और एक कैम्ब्रिज। सो ऑक्सफोर्ड या फिर कैम्ब्रिज से जो स्टूडेंट पढ़ने जाते थे वो लोग पहली बार ड्रामा में आ रहे थे और दे प्रोवाइडेड अ काइंड ऑफ बेस फॉर विलियम शेक्सपियर। सो दे आर कॉल्ड यूनिवर्सिटी विट्स। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, सो यूनिवर्सिटीज विट्स आर दोज हु actually are students from either Oxford University और Cambridge University, और वो लोग इंग्लिश थिएटर में अपना हाथ आजमाना चाहते थे और वो लोग बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी हुए। तो इन लोगों को कहा जाता है यूनिवर्सिटी वेस्ट एंड दे आर 7 इन नंबर। ओके, दे आर 7 इन नंबर। लेकिन चलिए एल्बर्ट क्या कह रहे हैं देखते हैं। दीज यंग मैन नियरली ऑल ऑफ हुम वर एसोसिएटेड विद ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। तो जैसा कि मैंने कहा कि ऑक्सफोर्ड या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वो लोग एसोसिएटेड थे। एंड मच टू फाइंड द एलिजाबेथन स्कूल ऑफ ड्रामा, और उनका जो योगदान है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है एलिजाबेथन स्कूल ऑफ ड्रामा में वो बहुत ही खास है। दे वर ऑल or less acquainted with each other and most of them led irregular and stormy lives। उनका जो जीवन है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल नहीं था। they are living a kind of bohemian life and their plays had several feature in common। और उनका जो plays है, उनका plays आपस में कुछ कुछ जो फीचर्स है वो मिलते जुलते हैं। जैसे कि देयर वॉज अ फॉन्डनेस ऑफ हीरोइक थीम। तो उन लोगों के प्ले में हम लोगों को क्या मिलेगा, हीरोइक थीम। मतलब
जो वीर गाथाएं होती हैं, वीर गाथा या फिर वीर जो कोई स्टोरी होता है, जैसे कि स्टोरी ऑफ जियो ऑफ माल्टा, story of Dr. Faustus, Edward II. So they were dealing with the large heroic theme, not with the common theme. Okay, so they are writing their plays or drama on a heroic character, like great figure like Muhammad and Tamburlaine. So heroic themes, the heroic themes needed heroic treatment. उनका जो treatment था play के ऊपर वो भी heroic था. Gratefulness, variety, splendid description, तो हमें एक splendid description मिलता है. Long swelling speeches, लंबे लंबे speech देखने को मिलते हैं. The handling of violent incident and emotion, these qualities excellent when held in restraint only, too often led to loudness and disorder. अगर इस क्वालिटी को हम लोग अच्छी तरह से यूज करेंगे तो वो अच्छे दिखते थे, लेकिन अगर हर किसी ड्रामा में ये सब यूज होने लगे तो द स्टाइल विल लुक loudness or disorder. The style also was heroic. The style of the play was also heroic. The chief aim was to achieve strong and sounding lines. So उनका जो aim था, उनका जो goal था, वो था strong sounding line को achieve करना. Magnificent epithet use करते थे, powerful declamation use करते थे. This again led to abuse and mere bombast, mouthing, in the worst case nonsense. In the best example, such as Marlowe, in the result is quite impressive. और इनमें से जो सबसे सबसे पॉपुलर जो यूनिवर्सिटी विट्स था वो था क्रिस्टोफर मार्लो, और वो अपने लाइफ में सबसे ज्यादा सक्सेस भी हुए थे. इन दिस कनेक्शन इट इज बी नोटेड दैट द बेस्ट मीडियम फॉर सच एक्सप्रेशन वाज ब्लैंक वर्स, और वो सभी ब्लैंक वर्स में ड्रामा लिखते थे. ब्लैंक वर्स मतलब जो लाइन है, लाइन का मीटर होगा आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर मतलब स्ट्रेस अनस्ट्रेस करके 10 ऐसे फुट हमको देखने को मिलेंगे. लेकिन इनमें जो आपस में जो दो लाइन है, ये आपस दोनों में दो लाइन राइम नहीं करेंगे. मतलब अगर ये लाइन ए होगा तो ये लाइन बी होगा. इसको कहते हैं ब्लैंक वर्स. दे आर नॉट राइम्ड विद ईच अदर. ओके, एंड इट इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर. The themes are tragic. हर किसी ने, लगभग यूनिवर्सिटी में जो 7 लोग थे, 7 लोगों में से 6 लोग ने जो अपना जो प्ले था वो ट्रेजेडी को ही चुना, क्योंकि ट्रेजेडी इज मच मोर सुपीरियर जॉनरा देन अ कॉमेडी, बिकॉज कॉमेडी इज कंसिडर्ड लोअर जॉनरा. ओके, सो दे आर always try to write tragedy instead of comedy. The general lack of real humor in this early drama is one of the most prominent features. Humor, when it is brought it all coarse and immature. Almost only representative was writer comedies was लिली. तो इनमें से जो जॉन लिली था वो ही एक कॉमेडी लिखते थे, जैसे कि कॉम्पासिस, एंडीमियन, जिसको इन्फ्लुएंस से जॉन किट्स ने भी अपना जो वर्क था वो लिखा था. द वुमन इन द मून गिव्स अस फर्स्ट एग्जांपल ऑफ रोमांटिक कॉमेडी. सो चलिए फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं जॉर्ज पील से. तो जॉर्ज पील भी एक यूनिवर्सिटी विट्स थे और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे. तो इनका जो प्ले था वो था अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, अ काइंड ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, फेमस क्रॉनिकल ऑफ किंग एडवर्ड द फर्स्ट, देन ओल्ड वाइव्स टेल, a clever satire of the drama, and the love king David and the fair Bathsheba. Published 59. Peel's style can be violent to point to absurdity and his moment real poetry. He can handle his blank verse with more ease and variety than was a common time. He is fluent, fair amount of pathos. So इनके प्ले में pathos का यूज देखने को मिलता था. इन्होंने blank verse में लिखा था. Then ये बहुत ही अच्छी तरह से लिखते थे और इनका जो ह्यूमर था वो भी अच्छा था. नेक्स्ट पेज. तो यहाँ पर जॉर्ज पिली का एक स्पेसिमेन दिया गया है जो कि है द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बैथशेबा. अगर आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, अगर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं. देन हमारा जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी विट्स है वो है रॉबर्ट ग्रीन. सो रॉबर्ट ग्रीन wrote much and recklessly, but his plays are sufficient merit to find a place in the development of drama. So he was from Norwich and he educated from Cambridge. तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे
और ऑक्सफोर्ड में भी इनका एडमिशन हुआ था। फिर ये पढ़ाई छोड़ के एक लिटरेरी लाइफ को अपनाते हैं और लिटरेचर को एज ए करियर चूज करते हैं लंदन के थिएटर में। देन ही वॉज डाइड इन अ ऑर्गी इन लंदन एल हाउस। तो शराब के जहाँ पर शराब बिकता है उसको एल हाउस का कहते हैं। एल हाउस में इनकी मौत हो चुकी थी। सो इनका जो फेमस प्ले था वो था अल्फोंसोस किंग ऑफ एरागन, जो कि मार्लो का जो टेम्बले है उसका एक कॉपी वर्जन था। देन फ्रेयर बैकॉन एंड फ्रायर बोंगे, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है जो कि आप लोगों का सिलेबस में भी होगा। देन ऑर्लैंडो फुरियोसो adapted from the English translation of Aristo. Then history of James the Fourth. इसको कई लोग हिस्टोरिकल प्ले भी कहते हैं, लेकिन एल्बर्ट इसको हिस्टोरिकल प्ले नहीं कहते। ग्रीन इज वीक इन कैरेक्टर क्रिएटिंग। सो एल्बर्ट बोल रहे हैं कि ग्रीन का जो लेस टैलेंट है और ग्रीन का जो खामती है और कमी है, वो सबसे बड़ा कमी जो है ग्रीन का वो है वो कैरेक्टर को ज्यादा डेवलप नहीं कर पाते थे, एंड दैट इज व्हाई हिज प्ले वर सफर्ड अ लॉट। देन उसके बाद आते हैं थॉमस नैश। थॉमस नैश लो सॉफ्ट से थे और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, एंड ये बहुत अच्छा पैम्पलेट लिखते थे। पैम्पलेट मतलब ऐसे एक कागज होता है, इस कागज में हर कोई लिख पाता है और आज क्या है, क्या घटना घटने वाला है, उसको पैम्पलेट कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख पाते हो किसी की प्रोडक्ट का, किसी भी स्कूल का, कॉलेज का पैम्पलेट हमें देखने को मिलता है, तो वैसे ही ये पैम्पलेट लिखने में माहिर थे। ही फिनिश्ड मार्लोज नेक्स्ट पेज। सो ही फिनिश्ड मार्लोज डिडो। डिडो करके एक प्ले था जो मार्लो ने फिनिश नहीं किया था, उससे पहले ही मर गए थे, इसलिए ही फिनिश्ड द डिडो। डिडो नाम करके एक प्ले था। डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज। नेक्स्ट पेज। सो थॉमस नैश का जो एकमात्र सर्वाइविंग प्ले है वो है समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। देन इनका एक सैटिरिकल, ये एक सैटिरिकल मास्क भी कहा जाता है। मास्क मतलब एक डांस करके एक प्ले की तरह ही होता है, लेकिन हर एक कैरेक्टर एक मास्क पहने हुए होता है। तो जो सबसे बेस्ट राइटर थे, मतलब बेस्ट राइटर ऑफ मास्क वाज बेन जॉनसन। ये बहुत ज्यादा मार्क्स लिखते थे। ठीक है, हम लोग जाएंगे उन पे भी। सो इनका जो एक वर्क है अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, इट इज कॉल्ड द फर्स्ट, मतलब जो नोवेल होता है, नोवेल के डेवलपमेंट में इसका बहुत ही ज्यादा योगदान है। अ प्रोज टेल विच इज इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ नोवेल। देन आते हैं थॉमस लॉज। थॉमस लॉज was educated from Oxford. Okay. Then he deserted his legal studies to literary career. तो ये लॉ पढ़ रहे थे और लॉ की पढ़ाई बीच में छोड़कर ये लिटरेचर में घुस गए। देन हिज स्मॉल क्वांटिटी, इन्होंने ज्यादातर कुछ लिखा नहीं था, तो इनका जो एक कलेक्शन है, ही कोलैबोरेटेड विद शेक्सपियर इन हेनरी द सिक्स्थ। तो हेनरी द सिक्स्थ करके एक ड्रामा था, उसमें ये शेक्सपियर के साथ कोलैबोरेट करते हुए हमें दिखते हैं। देन द वुंड्स ऑफ द सिविल वॉर करके एक क्रॉनिकल प्ले उन्होंने लिखा। देन इनका जो सबसे जो फेमस वर्क था वो था एक प्रोज रोमांस जो कि रोजालिंड यूफियस गोल्डन लीगेसी। और इस रोजालिंड वर्क से ही शेक्सपियर को इन्फ्लुएंस आया और उन्होंने लिखा एज यू लाइक इट। सो रोजालिंड जो प्रोज टेल है, it influences Shakespeare to write as you like it, और आप लोगों को शायद पता होगा कि as you like it का जो हीरोइन है उसका नाम क्या है। as you like it का जो हीरोइन है उसका नाम भी रोजालिंड है। ओके, चलिए थॉमस किड। सो 5 नंबर पे जो हमारे यूनिवर्सिटी विट्स हैं उनमें आते हैं थॉमस किड, एंड ही इज नेक्स्ट टू मार्लो। मतलब मार्लो के
बाद जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी विट्स था वो था थॉमस किड। और ये he is the one of the most important university wits. Very little is known of his life. He was born in London and educated at Merchant Taylor School, जिसमें स्पेंसर भी एजुकेटेड हुए थे, आप लोगों को शायद मालूम होगा। He became acquainted with Marlowe and that brilliant but sinister spirit enticed him into composing lewd libel and blasphemies. Marlowe's sudden death saved him from the punishment. मार्लो के डेथ की वजह से उनका जो पनिशमेंट था वो रुक गया था। Though he was afterward released, Kidd soon died after weight of bitter times and previous broken passions. इनका जो बेस्ट प्ले था वो था स्पेनिश ट्रेजेडी। स्पेनिश ट्रेजेडी हमारा एक हिंदी में सिनेमा है शोले, उसके साथ बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। शोले का जो ठाकुर है वो जो आत्मा है उसके बराबर है। अगर आप शोले देखोगे और थॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी देखोगे 1585 में, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि थॉमस किड का कितना इन्फ्लुएंस शोले मूवी में है, अमिताभ बच्चन की जो मूवी है शोले। देयर इज अ लार्जनेस ऑफ ट्रेजिकल कनेक्शन अबाउट द प्ले एंड रिजेंबल्स द वर्क मार्लो and their touches a style of dimly foreshadows the great tragical lines of Shakespeare. The only other surviving plays is Cornelia. किड्स का और एक जो प्ले है जो कि सर्वाइविंग मोड में है वो है कॉर्नेलिया, और ये एक सेनेकियन ट्रेजेडी है। लेकिन और एक जो प्ले है जिसको थॉमस किड को एट्रीब्यूट किया जाता है वो है यूअर हैमलेट। लेकिन ये जो प्ले है वो अभी तक इनका जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो नहीं पाया गया है। देन इन्होंने जो कोलैबोरेशन किया था, द फर्स्ट पार्ट ऑफ जोमिनिमो, देन टिथोन एड्रोनिकस, देन हमारे आते हैं क्रिस्टोफर मार्लो, द ग्रेटेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। तो चलिए नेक्स्ट पेज। तो क्रिस्टोफर मार्लो was born at Canterbury, educated there at the Cambridge, and he adopted literature as a profession and became attached to the Lord Admiral's Company. तो आप लोगों को पता होगा कि एलिजाबेथन एज में दोनों कंपनियां काम करती थी, एक थी लॉर्ड एडमिरल जिसमें मार्लो काम करते थे, और एक था लॉर्ड चैम्बरलेन जिनमें विलियम शेक्सपियर काम करते थे। तो लॉर्ड एडमिरल में वो काम करते थे और लॉर्ड एडमिरल मेंस के लिए ही वो अपना जो ड्रामा था, वो प्ले था, वो लिखते थे। His combination inquiring mind and dissolute life led him to charged with atheism and immortality. वो एक एथेइस्ट थे, मतलब जो एक ऐसा इंसान जो कि भगवान की एग्जिस्टेंस में नहीं मानता। Only his sudden death in a travel brawl enabled him to avoid arrest. So उनका एक टैवर्न, मतलब जहाँ पर शराब पीने के लिए लोग रुकते हैं, वहां पर एक ब्रॉल मतलब झगड़ा हो गया और उनको किसी ने स्टैब कर दिया, मार दिया, और इसी तरह उनका डेथ हो गया। मार्लो ने कभी कॉमेडी नहीं लिखा, मार्लो ने ट्रेजेडी ही लिखा था। उनका जो 5 ईयर था 1587 से 1592, इन्होंने बहुत ज्यादा प्ले लिखा और जो भी प्ले लिखा वो था ट्रेजेडी था। लेकिन एल्बर्ट कह रहे हैं कि जो प्ले था, ट्रेजेडी था, वो इंफीरियर था, लेकिन ओनली एडवर्ड द सेकेंड शोज सम सेंस ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन। तो प्लॉट करके कुछ नहीं था, लेकिन एडवर्ड द सेकेंड में वो प्लॉट डेवलपमेंट का भी काम सीख गए थे थोड़ा थोड़ा। ऑल द प्लेज, अच्छा, देन दिस कैरेक्टर शोज नो कॉम्प्लेक्सिटी और सटलिटी ऑफ डेवलपमेंट एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ सिंगल आइडिया। हर कोई कैरेक्टर एक सिंगल आइडिया के पीछे पागल था, ठीक है, मतलब हर एक कैरेक्टर का एक अपना आइडिया था और अपना एक मतलब एक एम था और गोल था। जैसे कि द टेम्बरलेन द ग्रेट was a shepherd and he wants the sweet fruition of earthly crown. So उनको पूरा दुनिया का जो जमीन था, दुनिया में उनको राज करना था। Then Jew of Malta, उनको चाहिए था
इन्फिनाइट रिचनेस, उनको चाहिए था पैसा, मनी। देन डॉक्टर फॉस्टस, उनको चाहिए था नॉलेज, ऑल द नॉलेज ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड। सो ऐसे करके हर एक कैरेक्टर, मतलब हर एक कैरेक्टर का अपना एक वीकनेस था और उनका एक मतलब ग्रीड था एक चीज के ऊपर, और उस ग्रीड की वजह से उनका डाउनफॉल शुरू हुआ। Each of the plays has behind the driving force of vision and which give it artistic and poetic unity. It is indeed, as the poet Marlowe excelled, though not first to use blank verse in English drama, he was the first to exploit it and possibly make it supreme. So blank verse को अपनी सुप्रीम जगह पे पहुंचाने के लिए जो आदमी सबसे ज्यादा जिसको क्रेडिट दिया जाता है वो है मार्लो, क्योंकि मार्लो ने ही ब्लैंक वर्स को बहुत ही स्मूथली यूज किया था और उसका फायदा विलियम शेक्सपियर को मिला था। His verse is notable for his burning energy and splendid diction, sensuous richness and variety of pace. Full of bold primary colors, his poetry is crammed with imagery and classics. Okay, so Ben Jonson coined the phrase of Marlowe's mighty line. So Ben Jonson ने कहा था Marlowe's mighty line. ओके, सो हम लोग मार्लो का एक एक करके जो प्ले है वो देखेंगे। सो फर्स्ट इनका जो प्ले है वो थे टेम्बरलिन द ग्रेट, जो कि पब्लिश हुआ था 1587 में, और ये एक ही थीम के ऊपर बेस्ड था कि टेम्बरलिन जो है, तैमूर लंग जिसको कहते हैं हम लोग, वो पूरी दुनिया में अपना जो परचम है वो लहराना चाहता था। चलिए नेक्स्ट पेज। देन the second part of Tamburlaine the Great in 1588. Then the Geo of Malta 1589. Then Edward II 1591. Then Dr. Faustus 1592 and the Tragedy of Dido, Queen of Carthage, जो कि इनकम्प्लीट था और उसको कंप्लीट किया था थॉमस नैश ने, और मैसेकर ऑफ पेरिस ये भी अनफिनिश था। ओके, सो यहाँ पर एक स्पेसिमेन दिया गया है डॉक्टर फॉस्टस की तरफ से, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज। नाउ अभी हम आते हैं विलियम शेक्सपियर की तरफ। सो विलियम शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट। इनका जो लाइफ टाइम है वो है 1564 to 1660। सो Shakespeare, we have at our disposal a fair number of facts, but on these facts, the industry of commentator has constructed an additional mass of great magnitude of complexities. So यहाँ पर एल्बर्ट कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ फैक्ट है एंड कुछ फिक्शन है, पूरा फैक्ट नहीं है और पूरा फिक्शन भी नहीं है। It is therefore the duty of the historian, with only limited space at the disposal, to keep his eye steadily upon the established facts, and without being superior or distasteful, to turn toward स्पेकुलेशन और सरमाइज। सो ये हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक लोग हैं, जो इतिहास में स्टडी करते हैं, उनका काम है कि शेक्सपियर आदमी करके कोई था या नहीं था, उसको वो लोग ही विचार करें। तो अकॉर्डिंग टू बैप्टाइजेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, शेक्सपियर का जन्म हुआ था 23 अप्रैल को और उनको बैप्टाइज किया गया था 26 अप्रैल को 1564 में, सेंट जॉर्ज डे के दिन। एंड दैट डेट ही इज ऑल्सो, तो 23 अप्रैल को वो पैदा हुए, फिर 23 अप्रैल को वो मतलब उनका डेथ भी हो गया। ही इज द सन ऑफ अ बुचर। बुचर मतलब जो मीट है उसको काटता है, उसको बुचर कहते हैं। अ ग्लोवर, देन अ फार्मर। सो एक जो स्किन में काम करता है, मूची जिसको कहते हैं, उसका बेटा था, और फार्मर भी, मतलब उसका जो बाप था जॉन शेक्सपियर, उनका कोई शिफ्ट ऑक्यूपेशन नहीं था, वो सीजनल एक ऑक्यूपेशनल लोग थे, जो समय जो मिला वही कर लेते थे। एंड ही वाज अटेंडेड द ग्रामर स्कूल ऑफ द टाउन, एंड बेन जॉनसन हिमसेल्फ, कॉम्पिटेंट स्कॉलर, अफर्म दैट शेक्सपियर न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये बेन जॉनसन उनको क्रिटिसाइज करके लिखते हैं। जॉन शेक्सपियर for a time fell on evil days and the son may have assisted in the other categories. जॉन शेक्सपियर को बहुत ही ज्यादा मतलब लोन हो गया, तो इसीलिए शेक्सपियर को उनके पापा के साथ काम करना पड़ा। नेक्स्ट पेज। फिर 1582 में उनका एक शादी होता है
उनका जो वाइफ था उनका नाम था एन हैथवे ऑफ स्ट्रैफोर्ड, और वो मतलब 8 years बड़ी थी शेक्सपियर से. सो शी वॉज एल्डर for more than 8 years than William Shakespeare. In 1584, Shakespeare left his town. Why he did so was not known. So Shakespeare 1584 में टाउन को छोड़ देते हैं, लेकिन क्यों छोड़ते हैं इसको कोई मालूम नहीं. So most popular explanation which appeared after his death that he was convicted of poaching. मतलब वो चोरी करने गए थे. पोचिंग मतलब इलीगली किसी जानवर को चोरी करना, उसको पोचिंग कहते हैं. सो एक थॉमस लूसी करके एक लोग था और उनके एस्टेट में एक जो एनिमल है उसको चोरी करने के लिए वो गए थे और पकड़े गए थे, और सजा की डर से वो लंदन भाग गए. एंड 1584 से 1592 तक वो क्या किए, कहाँ रहे, कहाँ सोए, ये हमें कुछ भी मालूम नहीं है. लेकिन हमें फर्स्ट टाइम उनके बारे में खबर लगता है 1592 में, when he reappear as a rising actor. सो हमें सुनने को मिलता है कि वो एक्टिंग को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं. Though he was not a very good actor, so instead of acting, he starts to write plays. Then the most recent attempts in 1949 to bridge the gap of Shakespeare life is suggestion that he may have spent much of the time in the Low Countries service of army of Earl of Leicester. In 1592, Robert Greene, in a scrapping book, A Groatsworth Wit, मेंशन करते हैं an abstract crow, जिसको शेक्सपियर कहा जाता है. मतलब ग्रीन ने अपने बुक ग्रोट्सवर्थ विट में शेक्सपियर को abstract crow कहा है. His own conceit only Shakespeare in country and reference most probably jibe to Shakespeare so that he is now important. So कभी भी आपको कोई बदनाम करे या फिर कभी भी आपको कोई छोटा मतलब करना चाहे तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो प्रभाव है, आपका जो इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है. तो शेक्सपियर का भी प्रभाव एलिजाबेथन थिएटर में बढ़ रहा था. एंड दैट्स व्हाई it is a jealousy of Robert Greene कि उन्होंने ऐसा कहा कि we have an abstract crow who has come and competed with us. Okay, so he worked in Lord Chamberlain's company. शेक्सपियर काम करते थे लॉर्ड चैम्बरलिन कंपनी में. और देन 1603 में प्लेग हुआ तो फिर थिएटर हाउसेस भी बंद हो गई. देन ग्लोब थिएटर एंड फाइनली ब्लैक फ्रेयर में वो काम किए. He was competent but no great actor. Tradition has said that his chief part were type of Adams. उन्होंने कुछ एक्टिंग भी की, जैसे As You Like It में जो एडम का कैरेक्टर था, Everyman in His Humor में जो एक मतलब जो एक ओल्ड पिता का जो कैरेक्टर है उन्होंने वो भी किया था. In about 1610, Shakespeare left London for Stratford when he stayed in a new place and a house he had bought in 1597, and he may have written his last plays there, but it is likely that his connection with company actors ceased when the Globe Theatre was burned. Okay, next page. So पहले हम लोग को उनका पोएम देख लेते हैं. So इन्होंने 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम लिखा था, एक विनस एंड एडोनिस एंड then the rape of the Lucrece. So rape of the Lucrece लिखा था राइम रॉयल स्टैंजा में. then उनका एक कलेक्शन ऑफ सोनेट भी था. पहले के कुछ सोनेट्स पैशनेट पिलग्रिम में पब्लिश हो चुके थे, लेकिन उनका एक कलेक्शन ऑफ सोनेट था जो कि पब्लिश हुआ 1609 में, जिसमें 154 सोनेट हमें मिलते हैं, और इट इज डेडिकेटेड टू मिस्टर WH. अब ये मिस्टर WH कौन है इसके बारे में बहुत ही ज्यादा मतलब अभी भी क्लियर नहीं हुआ है. कुछ कहते हैं कि ये विलियम हर्बर्ट है, कुछ कहते हैं कि ये हेनरी रियोदेस्ली है, कुछ कहते हैं विलियम हिमसेल्फ मतलब शेक्सपियर खुद ही है. सो मोस्ट प्रोबेबली इट इज विलियम हर्बर्ट अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक. देन सोनेट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है. फर्स्ट कैटेगरी वाज डेडिकेटेड टू एन यूथ,
सेकेंड कैटेगरी डेडिकेटेड टू ब्लैक लेडी और डार्क लेडी, उसको मैरी फिटन कहा जाता है कि शायद ये मैरी फिटन हो सकती है। ओके, सो नेक्स्ट पेज। सो यहाँ पर एक दो सोनेट का स्पेसिमेन दिया गया है। लेट मी नॉट मैरिज टू ऑफ ट्रू माइंड्स एंड व्हेन द क्रॉनिकल ऑफ वेस्टेड टाइम। सो आप चाहे तो ये पढ़ भी सकते हैं और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज। सो नाउ वी हैव कम टू हिज प्लेज, उनका जो नाटक है। सो उनका नाटक का जो ऑर्डर है वो कभी भी ऑर्डरली नहीं था, क्योंकि जो फर्स्ट फोलियो था, ठीक है, 1624 में जब फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ, तब जो प्ले जो था वो ऑर्डरली नहीं था। मतलब जो शेक्सपियर अपने अपने जो प्ले था वो अपने जो लिखने के टाइम के अनुसार नहीं था। लेकिन हम लोग क्रिटिक्स क्या करते हैं, क्रिटिक्स इसको ऑर्डरली करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। सो 1623 ये होगा, ये 1623 होगा, सॉरी माय मिस्टेक। ये 1623 होगा, 1623। ओके, सो फ्रांसिस मेयर करके एक स्कूल मास्टर थे, उन्होंने जो उन्होंने एक दिया था, लेकिन वो भी कुछ लोग माने नहीं। देन इंटरनल रेफरेंस भी है, उससे भी हम इनकी प्ले का ऑर्डर करते हैं। नेक्स्ट पेज। जो सबसे अच्छा उपाय है इनकी प्लेज का जो मतलब ऑर्डरली बिठाने का, वो है द लिटरेरी एविडेंस। मतलब लिटरेचर में क्या क्या एविडेंस आ रहे हैं उसके बेसिस पर हम लोग इनकी प्लेओ का ऑर्डर करते हैं। तो एक लिस्ट दिया गया है इनकी प्लेओ का डेट का, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। जो पहला है रिचर्ड द थर्ड 1593, कॉमेडी ऑफ एरर्स, देन टिथर एरोनिकस, द टेमिंग ऑफ द श्रू, लव लेवर्स लॉस्ट, देन 1595 में मिडसमर नाइट ड्रीम, 1596 में रिचर्ड द सेकेंड, 1598 में हेनरी द फोर्थ, then Henry the Fourth, Much Ado About Nothing, etc. etc. Next page. तो यहाँ पर एक पूरा लिस्ट दिया गया है। 1599 Henry the Fifth, Julius Caesar, then 1600 Mary Wives of Windsor, then As You Like It, 1601 Hamlet and 12 Light, 1602 Troilus and Cressida, All's Well That Ends Well, then 1603 Theatre Close, 1604 Measure for Measure, 1605 Macbeth and King Lear, 1606 Antony and Cleopatra, 1607 Timon of Athens, 1608 Pericles, 1609 Cymbeline, 1610 Winter's Tale, 1611 The Tempest, 1613 Henry the Eighth. Then classification of his plays है। चलिए नेक्स्ट पेज। तो पहला कैटेगरी जो उनकी प्ले का है वो है यार्डली कॉमेडीज। मतलब पहले पहले जो ड्रामा लिखे गया था उनको कहा जाता है यार्डली कॉमेडीज। ओके, सो यार्डली कॉमेडीज किसको कहा जाता है, जो पहले पहले उन्होंने कॉमेडी लिखा था। ओके, सो यार्डली कॉमेडी में कौन कौन आते हैं, चलिए देखते हैं। सो यार्डली कॉमेडी में आते हैं द कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये उन्होंने लिखा था। फिर लव्स लेवर लॉस्ट, देन टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ओके, सो ये जो रिचर्ड द थर्ड ये भी है, प्रिंस हॉल ये भी, देन फिगर ऑफ फॉलस्टॉप जो है वो एक कॉमिक कैरेक्टर है, जो कि मतलब जैसे मार्वल में जो मल्टीवर्स होता है, जैसे टॉनी स्टार्क घूमते रहते हैं, वैसे ही फॉलस्टॉप आप लोग फॉलस्टॉप कैन बी कॉल्ड द टॉनी स्टार्क। ओके, फॉलस्टॉप कैन बी कॉल्ड द टॉनी स्टार्क ऑफ शेक्सपियरियन यूनिवर्स, शेक्सपियरियन मल्टीवर्स आप कह सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पेज। देन आप लोग के पास है रिचर्ड द सेकेंड, हेनरी द फोर्थ, हेनरी द फिफ्थ, देन मैच्योर कॉमेडीज। ओके, सो मैच्योर कॉमेडी में कौन है, मैच्योर कॉमेडी में है मच एडो अबाउट नथिंग, देन ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, एटसेट्रा। देन द सोबर प्लेस। ओके, सोबर प्लेस में कौन है,
ऑल्स वेल, और सोब्रा मतलब जिसका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज्यादा डार्क होता है लेकिन एंड में हैप्पी एंडिंग ही होता है. सो ऑल्स वेल, दैट्स एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रोइलास एंड क्विसिडा एटसेट्रा. देन ग्रेट ट्रेजेडीज में है हेमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर एटसेट्रा. देन रोमन प्लेज, जो कि रोमन जो नॉर्थ विलियम नॉर्थ है उनका ट्रांसलेशन है प्लूटार्क लाइव्स ऑफ, सो उन उससे जो लिया गया है वो जो प्ले है वो है जूलियस सीजर. रोम से कनेक्टेड हुआ जो प्ले उसको रोमन प्ले कहा जाता है. जूलियस सीजर, एंटोनियन क्लियोपेट्रा, कोरियोलिनस एटसेट्रा. देन द लास्ट प्लेस, तो लास्ट प्लेस में है द किम्बेलिन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट. So the style is notable and surely adequate and ease of master. तो स्टाइल का भी एक डेवलपमेंट हो रहा था जब वो अपने पीक पर पहुंचने वाले थे. देन हिज प्रोज वर्क, चलिए नेक्स्ट पेज. तो शेक्सपियर ने कभी भी डायरेक्टली प्रोज वर्क नहीं लिखा था लेकिन हैमलेट में कुछ कुछ जगह प्रोज उन्होंने लिखे थे और बाकी ऐसा कुछ अलग से प्रोज वर्क उन्होंने नहीं किया था. तो उनका जो फीचर्स है, उनका फीचर्स ऑफ प्लेज, उनकी जो प्लेज में हमें कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं वो है देयर ओरिजिनलिटी. ऑल्दो शेक्सपियर वी कैन नॉट कॉल हिम अ ट्रू ओरिजिनल ड्रामाटिस्ट और पोएट बिकॉज उन्होंने बोरो किया है हर एक जगह से, हर एक स्कॉलरली जगह से उन्होंने बोरो किया है. लेकिन लिटरेचर यू नो literature is all about recreation. Representation. So literature is all about recreation and representation. All the materials are there. शेक्सपियर के पास और भी मटेरियल थे, सभी मटेरियल थे, लेकिन उन्होंने जैसा प्रेजेंट किया, जैसा ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट भी एक तरीका है, ट्रीटमेंट दिया, उससे जो प्ले था वो बहुत ज्यादा ओरिजिनल बन गया. जैसे कि आपके पास एक मतलब पेन है, तो लिखता तो हर कोई है लेकिन आपने ऐसे लिखा कि आपका जो हैंडराइटिंग था वो सबसे अलग हो गया, लेकिन लिखते तो सभी हैं. सो इन दैट वे वी कैन कॉल हिम ट्रू ओरिजिनल पोएट, borrowed freely from older poets, okay, especially Marlowe, then other poets. Then he treat in a way that we can call him that okay, इट इज ओरिजिनल पे. जैसे कि मैकबेथ का जो ऑलरेडी मिथ था स्कॉटलैंड में, हैमलेट का भी था. सो वैसे ही वो घटनाएं वो लेते थे और उनको एक अलग तरह से प्रेजेंट करते थे. नेक्स्ट पेज. उनके प्ले में डेमी, डेविल, सेंट्स ये सभी जगह पाते हैं. हैमलेट में एक घोस्ट था, मैकबेथ में भी एक घोस्ट था, बैंको का घोस्ट. हैमलेट में था हैमलेट के फादर का घोस्ट. Another feature of Shakespeare's characterizing is objectivity. He seems indifferent to good and evil. He was an eye of creator viewing bright, dismal and think alike. So वो ऐसे नहीं देखते थे कि जो अच्छा है उसी को मतलब अच्छी तरह से हम प्रेजेंट करेंगे, ऐसे नहीं. वो एक ऑब्जेक्टिव आई से देख पाते थे अपने कैरेक्टर को, और इसी तरह से उनको जो ऑब्जेक्टिविटी है उनके प्ले में वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है. जैसे कि क्लॉडियस, जैसे क्लियोपेट्रा के कैरेक्टर के बारे में. then the character follows the vital force that recite the creation of Shakespeare. They are live, move and utter speech. They rounded, entire, capable. Very seldom that almost entirely plays a huge wooden puppet. So उनका जो कैरेक्टराइजेशन था वो बहुत ही कमाल का था. मतलब एक एक कैरेक्टर को अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हर कोई अलग है और हर कोई में एक वैरायटी है. मतलब जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन में हुआ था कि अगर आप गेम ऑफ थ्रोन देखोगे कि माइनर से भी माइनर कैरेक्टर का एक अपना डेवलपमेंट है, वैसे ही शेक्सपियर में भी हर एक कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट. नो वन इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड नो वन इज अ पपेट.
और नो वन इज अ कैरिकेचर और वुडन कैरेक्टर। यू कैन फील, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जो हर एक कैरेक्टर है उसके अंदर जान है और वो एक हार्ड मास का इंसान है। इट इज नॉट अ मेयर लिटरेरी एक्सरसाइज, इट इज ट्रू ओरिजिनल कैरेक्टर। सो अपने कैरेक्टराइजेशन के दम पर शेक्सपियर इतना बड़ा हुए और शेक्सपियर को इतना लोग पढ़ते हैं। देन मीटर्स, तो आप लोगों को पता होगा कि शेक्सपियर जो ब्लैंक वर्स में लिखते थे। देन ओके, नेक्स्ट पेज। सो यहाँ पर एक स्पेसिमेन दिया गया है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पेज। यहाँ पर भी एक स्पेसिमेन दिया गया है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज। सो यहाँ पर ड्राइडन कहते हैं कि ही वॉज द मैन who of all modern and perhaps ancient poet had the largest and most comprehensive soul. So Dryden एक बात कहते हैं कि he was the most comprehensive soul, he has the most comprehensive soul because उनका जो सोल है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि हर एक एलिमेंट उनके पास है और हर एक लिटरेचर में वो एक्सपर्ट है। That is why he says that I admire Johnson, but I love Shakespeare. So वो शेक्सपियर मतलब उनको शेक्सपियर बहुत ज्यादा पसंद थे। देन पोस्ट शेक्सपियरियन ड्रामा में हम आते हैं। शेक्सपियर के मौत के बाद जो ड्रामा का जो पीरियड शुरू हुआ उसको कहते हैं पोस्ट शेक्सपियरियन ड्रामा, और उसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन लॉर्ड एडमिरल में काम करते हैं, मतलब एडमिरल में, और इनका जो प्राय जॉनरा था वो था कॉमेडी। ओके, सो लो कंट्रीज में उनका जन्म हुआ था एंड ही हैज अ हाई टेम्पर, और उनका जो टेम्पर था वो उनके कंट्रोल में नहीं था और इसलिए उन्होंने स्टैब कर दिया था एक ट्रेवन में, और एक एक्टर का मौत भी हो चुका था एंड ही वाज इन अ जेल फॉर सम डेज। नेक्स्ट पेज। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक मेंशन है उसका कि he killed a fellow actor in a duel, narrowly escaping the gallows on the accession of James the First in 1603. Okay, then his epitaph was placed in Westminster Abbey and वहाँ पर लिखा है ओ रेयर बेन जॉनसन। ओके, सो उन्होंने एक वर्क लिखा था टिम्बर, उन्होंने उनका जो कमेंट है और सम पोएम्स है उनमें उसमें वो लिखा हुआ है। उनका जो प्लेज है उनको हम 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। ये अर्ली कॉमेडीज में है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, जो कि आपके सिलेबस में भी होगा। उसका सीक्वल है एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर 1599, सिंथिया रिविल 1600, द पोएट स्टार 1601, सो हिज इंजीनियरिटी ऑफ प्लॉट एंड हार्टी ह्यूमर। शेक्सपियर जैसे ट्रेजेडी एंड रोमांटिक कॉमेडी के मास्टर थे, बेन जॉनसन भी जो कॉमेडी के मास्टर थे वो था कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। इनकी जो कॉमेडी था वो था कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। अब कॉमेडी ऑफ ह्यूमर क्या है देखिए। सो मेडिएवल थ्योरी है थ्योरी ऑफ ह्यूमर, थ्योरी ऑफ ह्यूमर। उसमें 4 तरह का ह्यूमर है, और जैसे कि हम लोग कहते हैं ना बात पित्त, और तो किसी एक ह्यूमर के ज्यादा या कम होने की वजह से हमारा जो कैरेक्टर है वो वैसा हो जाता है। सो इसी बात को अपना प्ले का एक सेंट्रल थीम बनाने के बाद वो अपना जो प्ले है वो लिखते थे। अगर आप चाहें तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में हम एक अलग वीडियो भी बना सकते हैं, लेकिन इस समय नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। सो नेक्स्ट पेज। यहाँ पर कहा जा रहा है एवरीमैन इन हिज ह्यूमर इज द परहैप्स हिज ग्रेटेस्ट प्ले और ग्रेटेस्ट वर्क। सो बेन जॉनसन का जो बेस्ट वर्क है वो है एवरीमैन इन हिज ह्यूमर। देन हिज मिडिल कॉमेडीज आर वॉल्पोने द फॉक्स, एपिकोने द साइलेंट वुमन, एल्केमिस्ट एंड बार्थोलोमेव फेयर।
Then his later comedies were The Devil is an Ass, Staple of News, show a distinct falling of dramatic power. Then टू हिस्टोरिकल ट्रेजिडी भी उन्होंने ट्राई किया था लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ था. सो उनका जो ट्रेजिडी था वो था सेजुनास एंड हिज फॉल एंड कैटिलिन हिज कॉन्स्पिरेसी. देन उन्होंने जैसा कि मैंने कहा था कि ही was the best writer of मास्क. और ये मार्क्स जो होता है कोर्ट में होता था, तो इन्होंने कई मार्क्स, खूबसूरत मार्क्स भी लिखे थे, जैसे कि मास्क ऑफ ब्यूटी, मास्क ऑफ क्वींस एंड ओबेरॉन फेयरी प्रिंस. सो इसका एक स्पेसिमेन दिया गया है, अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट पेज. देन फ्रांसिस बेमोंट एंड जॉन फ्लेचर. सो इनका जो the elder Fletcher was a cousin of Giles Fletcher and was born in Sussex, and his colleague Beaumont was educated at Oxford and in at Temple, and इन्होंने शेक्सपियर को जॉन फ्लेचर ने कोलैबोरेट किया था. देन नेक्स्ट पेज चलिए. सो इनका जो प्ले था ए किंग एंड नो किंग, देन द नाइट्स ऑफ द बर्निंग पेसल, द स्कॉर्नफुल लेडी, द मेड्स ट्रेजेडी एंड फिलस्टर. ओके, देन आते हैं जॉर्ज चैपमैन जो कि लिखे ब्लाइंड बेगर ऑफ अलेक्जेंड्रिया एंड बिजी डी एम्बॉइस, चार्ल्स ड्यूक बायरन, द ट्रेजेडी ऑफ कैबॉट एंड ऑल फूल्स एंड ईस्टवर्ड हो. देन जॉन मार्स्टन ने भी कुछ लिखा था, एंटोनियो एंड मेलिडा एंड एंटोनियोज रिवेंज. एंड नेक्स्ट पेज चलिए. देन आते हैं थॉमस डेकर. इन्होंने लिखा था, इनका जो फेमस जो प्ले है वो है शूमेकर्स हॉलिडे, स्ट्रेटोमैस्टिक्स, एंड ही कोलैबोरेटेड विद फोर्ड एंड राउले. He wrote Witch of Edmonton and Messenger in Virgin Martyr. Then Thomas Middleton, he was born in London, and his best work is The Changeling, Woman Beware Woman, The Witch, The Spanish Grey, and और कुछ नहीं है. Then Thomas Heywood भी एक ड्रामाटिस्ट थे, और his best work was A Woman Killed with Kindness, The English Traveller, The Captives, King Edward V, and The Royal King of Royal Subject. Next page. Then आते हैं जॉन वेबस्टर. सो वेबस्टर का जो बेस्ट वर्क है वो है डचेस ऑफ मल्फी, द वाइट डेविल, एटसेट्रा एटसेट्रा. देन आता है साइरिल टर्नर. इनका जो बेस्ट वर्क है वो है रिवेंजर्स ट्रेजेडी एंड द थिएस ट्रेजेडी. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोज को देखेंगे और एलिजाबेथ एज को समाप्त करेंगे. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक्ड इट देन प्लीज give me a thumbs up, and it is a request, please subscribe more and more because I need your subscription. Without your subscription it would be impossible for making this kind of video. Your subscription make me more motivated to do my work. So thank you, and consider to subscribe this channel. Thank you so much. More videos coming up.